बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रॉयल मॉर्निंग के साथ हाजिर हैं हम आपकी मेज़बान इकरा मुशर्रफ। और मैं हूँ शहरबानो मुशर्रफ। बानो, तो बताएं आपका सुबह का आगाज़ कैसे हुआ आज? मेरे तो सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ जब मैंने ये सुना कि इमरान खान साहब ने इस दफ़ा पेट्रोल के उनके लिए जो समरी आई थी उनके पास, उस पर दस्तखत नहीं किए और यही कहा जा रहा है कि उन्होंने अवामी उमंगों को मद्देनजर रखा है। यानी चलिए, इमरान आपके खान साहब लिए ने कुछ तो अच्छा किया हमारे लिए। यानी आपके लिए सुबह सुबह एक छोटी सी खुशखबरी है। अब इतना टेंशन का वक्त है और एक और अच्छी न्यूज़ मैंने सुनी और बल्कि मुझे पता भी लगी है कि कोरोना वायरस जो है वो दुनिया में अब इसके अमराज जो हैं यानी मरीज जो हैं वो कम होने लग गए हैं। तो ये भी अल्लाह पाक की तरफ से हम पे रहमत हुई है। तो मैं तो खुश हूँ इस बात पे। बानो, आप बताएं आपने सुबह सुबह नाश्ता क्या किया था? मैंने नाश्ता अपने फ़ोन करके अपने कॉलीग को कहा कि नहीं, आप अपने फ्रेंड भी हैं वो मेरे, तो मैंने उनको कहा कि आप लेके आएँ। बस उनसे एक ही गलती होगी कि मैं पराठा खाती हूँ, वो नान ले आए तो वो भी फिर भी मैंने खाया, वो अच्छा था। मुझे कोफ्ता पसंद नहीं आया वो, क्योंकि वो ज़रा मुझे मेरी वालदा के हाथ का बना खाना ज़्यादा पसंद है। यानी तो कि आपने सुबह सवेरे माँ का खाना मिस किया। हाँ, मैंने मिस किया। अम्मी ने कहा तुम लेट उठी हो इसलिए तुम्हें खाना नहीं देना मैंने ये भी होता ऐसे है। तो माइंड नहीं करती है, बहरहाल वो आपकी अपनी गलती है कि आप लेट उठी। नहीं, मैं लेट तो क्या होगी, अब लेट सवेर होता है, खाना तो खाना पड़ता है ना फिर भी। तो फिर आप अपनी गलती भी देखें। ठीक है, मेरी गलती तो है, चले मान जाते हैं आपकी बात। आज अभी के हमारे जो मेहमान हैं उनसे आप अपना तारुफ करवाएं बानो। जी, आज हमारे साथ नाजरीन मौजूद हैं आरिफ भट्ट साहब जो कि तज्जियाकार हैं और हमारे नहायत ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे इस रॉयल मॉर्निंग के सुबह में प्रोग्राम में आए। मैं आपसे पहला सवाल यही करती हूँ कि आप अपनी मॉर्निंग का आगाज़ कैसे करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका भी शुक्रिया, आपके नाज़रीन का भी शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पे बुलाया। मैंने आपकी प्यारी प्यारी हंसी वाली जितनी बातें वो भी देखी। आपका सुबह का आगाज़ कैसे हुआ? हमारा भी बस नॉर्मल ही है, और पहले वॉक थोड़ी सी, क्योंकि अब सेहत के लिए ज़रूरी होता है कि एक नॉर्मल सी वॉक कर ली जाए। फिर उसके बाद हल्का फुल्का नाश्ता जिसे हम कहते हैं, उसमें रूटीन तो यही होता है कि दूध वगैरह, मिल्क शेक या कोई जूस वगैरह ले लेते हैं। फिर क्योंकि मेरा तल्लुक़ अंदरून शहर से है, हम शुरू से ही नान चने वगैरह, सीरी पाए वगैरह खाने का ज़रा जी, शौक़ रखते हैं, शौकीन लाहौरी हैं तो लाहौरी के शौकीन हवाले हैं, से। जी। तो फिर वो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। जी, जैसे फैमिली को कितना टाइम देते हैं? फैमिली के अब क्योंकि बच्चे जवान हो चुके हैं, और हम समझते हैं कि गो की जिम्मेदारियां तो हैं, तो फिर भी उनका गिला शिकवा रहता है कि शायद हमको एक अच्छा टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि वक्त भी ऐसा ही होता है कि उसका पता ही नहीं चलता कि कब गुजर जाए। सर, आपकी ज़िंदगी का कौन सा ऐसा तजर्बा है जिससे आपने बहुत सीखा? ज़िंदगी तो सारी तजर्बे के ऊपर ही होती है, हर दिन सीखने के लिए इंसान को मिलता है। बस ये है कि वो अपना एहतसाब करता रहे कि आज मुझसे कौन सी कोताही हुई हैं, कौन सी गलतियाँ हुई हैं, जो आइंदा वो ना करे। नहायत ही खूबसूरत बात आपने की है कि अपना एहतसाब करता रहे। काश के सियासतदान भी ऐसा सोचने लग जाएं, क्योंकि वो भी इंसान ही है। जी बानो, इसी पे मैं सर से पूछना चाहूंगी। सर, आपको तो पता है सियासी दंगल चल रहा है, इसी आप देख नहीं रहे कि सियासी दंगल के चक्रों में कोरोना जो है वो कहीं खामोश सा हो गया है। बिल्कुल। अब इसमें अब ये कह सकते हैं कि ये ऐसा सियासी दंगल है जिसमें सिर्फ अवाम के ऊपर ही दो पेच इस्तेमाल किए जाते हैं। नहीं सर, वो है ना कि पहले सियासी दंगल नहीं चल रहा था तो कोरोना 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 हर जगह हो रहा था, तो अब जो सियासी दंगल है वो ज्यादा ऊपर आ गया और अब किसी को भी जो है कोरोना की फिक्र नहीं है। ये चलें, इसमें हम यही कह सकते हैं, जैसे अभी मेरी बेटी ने भी ये कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अगर ये वबा इंसानों की जान छोड़ दे, अल्लाह कोई अपना करम करे। और कुछ इसकी ये भी है कि वैक्सीनेशन जो है वो भी मार्केट में आना शुरू हो गई हैं, कुछ उसमें कमी के असरात ये भी हो सकते हैं। और जो सियासी दंगल है ये तो हमेशा की तरह रवा दवा है। मैंने आपको ये बताया, ये ऐसा दंगल है जिसके तमाम दाव पेच जो हैं वो गरीब अवाम, मुफलस आम इंसान के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, और इसमें चारों खाने जो चित होती है वो अवाम ही है। जी। और जो ढोल बजाने वाले होते हैं, जो सियासी ढोल जो बजाते हैं, जो उनके साथ उनके खुशामदी होते हैं, उनको अपने कंधों पे उठाते हैं, वही सारा कुछ यहाँ पर जीत जात के लेके चले जाते हैं। अवाम के हिस्से में यहाँ पर कुछ नहीं आता, माँ सवाए रसवाई के। ये तो सही कहा कि रसवाई के अलावा अभी तक आवाम के पास कुछ नहीं आया। सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन पार्टीज़ के पास पैसे तो ज़रूर आते हैं, वोट के नाम पे वो नोट कमाते हैं। तो अभी आप ये देखेंगे सेनेट इंतखाबात पे जो ओपन बैलेट का मामला है इसे चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। आपके नज़दीक ये क्या ये सही इकदाम है? क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत यही चाहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, तो क्या वाकई हॉर्स ट्रेडिंग फिर भी नहीं होगी? क्योंकि बैकडोर पे तो फिर भी राब्ते हैं। देखें, इसमें आपके दो तरह के जो सवाल है वो एक पहला तो ये है कि सियासत होती किस लिए है जी। ये जमहूरियत किसके लिए है, ये पार्लियामेंट किसके लिए, ये सेनेट इलेक्शन किसके लिए होते हैं, यहाँ पर ये अदारे किसके लिए बने हुए हैं। अब देखेंगे तो आईने पाकिस्तान में
ये अवामी खिदमत के लिए बने हुए हैं, जी बिल्कुल। अवाम को डिलीवर करने के लिए बने हैं। उनको यहाँ पर जितने भी रियासती वसाइल हैं उसकी तकसीम के लिए बने हैं, उनको बुनियादी हुकूक देने के लिए बने हैं। लेकिन क्या दे पा रहे हैं? असल चीज़ तो ये है कि जितना हम ये समझते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर, सियासी स्ट्रक्चर हमें सोसाइटी में नज़र आता है, हमारे मुल्क में फैला हुआ है, उससे क्या अवाम मुस्तफ़ीद हो पा रहे हैं? दूसरी बात यह है कि अगर हम ये कहें कि जब अवाम इससे महरूम है, अपने हुकूक से भी महरूम है, और वो लोग एक चंद तबका, और देखें तो गुर्बत अफलास यहाँ पर इतना फैला हुआ है, इतनी मायूसी है, बेरोज़गारी है, और जो आम इंसान है उसका चूल्हा जलना बड़ा मुश्किल वाली बात है। एक आम वर्कर जिसकी 15 दिन के बाद तनख्वाह ख़त्म हो जाती है, एक वो इंसान जो सारी ज़िंदगी एक पीएन की या नायब कासद या किसी आम जगह पे वर्कर बनकर वो ज़िंदगी के अपने शब रोज़ गुजारता है, लेकिन जब उसकी बेटी की शादी होती है फिर वो लोगों के हाथों की तरफ देखता है। यानी कि ये ऐसा एक तकलीफ दे निज़ाम है जिसने कभी भी खल्के खुदा को मुस्तफ़ीद ही नहीं सर, किया। अभी आपने एक खूबसूरत बात की कि जब बेटी की शादी होती है तो लाजमी बात है वालिदैन को मुश्किलात का शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि जहेज़ का एक एलिमेंट है। लेकिन आप ये देखें कि जहेज़ जो है वो तो इस्लामी तौर पे भी आपसे सबने फरमाया ये एक लानत है, तोहफ़तन आप चीज़ें दे सकते हैं, तो कानून भी इस पर बनाया गया, लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं किया गया। तो आप इस पर क्या कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है, या फिर जो भी दौरे हुकूमत में इक़्तिदार में आए, क्या इस पर काम नहीं करना चाहिए उन्हें? हम इस्लामी रियासत है। जी बिल्कुल करना तो चाहिए बेटा। आपने तो बिल्कुल लिया, एक जो बेटियों वाले होते हैं आप उनसे जाकर दिल से पूछें हैं कि उनके लिए कितनी तकालीफ है, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स हैं। जहेज भी बेचारे वो दे सकते हैं जो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हैसियत रखते हैं। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो बेचारे अपने बेटी के लिए जो चंद मेहमान आते हैं उनके लिए जो तवाज़ो करना होता है, खाना रखना होता है, उसके लिए भी बेचारों के पास सम्राट नहीं होते। यही हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है, जो हमारी क्लास, जो हमारी तकसीम है, जिसमें हम बटे हुए हैं, जिसने इस सिस्टम को अपनी लपेट में लेकर रखा है। और असल चीज़ जैसे आपने कहा, बड़ी खूबसूरत बात की, अगर यहाँ पर इस्लामी आइडियोलॉजी आ जाए और वो तमाम जितने भी हमारे इखलाकी इक़दार हैं जिससे हमारी सोसाइटी चलती है, जो हमारा विरसा है, तो शायद ये तमाम महरूमियाँ ख़त्म हो जाएं। यहाँ पर हम नुमाइश देखते हैं, कहीं पे अरबों रुपए शादी पे लौटा दिए जाते हैं, करोड़ों रुपए का अब सिलसिला जो नुमाइशी तौर पर हमें नज़र आता है, कहीं पे महरूमी है। इस्लाम ने तो हमेशा सादगी की बात की है, इस्लाम ने तो इंसानियत की बात की है, इस्लाम ने तो तमाम इंसानों को रवादारी का पैगाम दिया है, क़ुव्वत का पैगाम दिया है, और कोशिश की है कि किसी के अंदर महरूमी ना आए। अल्लाह करे ये इस्लामी रियासत है, इसके लिए हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं कि यहाँ पर इस्लामी रियासत की बुनियाद होनी चाहिए। लेकिन कैसे होगी? मसला तो ये है कि हमारी नीचे जो सोसाइटी है, जब तक वो रोल मॉडल नहीं देखेगी उन जगहों पे जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, तब तक वो उसे कैसे अपनाएगी? सर, आप ये बताएं कि अभी ये जो सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसके पीछे स्टोरी क्या है? लाइक, ये मकसद क्या है कि ओपन बैलेट करवाना चाह रहे हैं? क्योंकि चहमगोइयाँ ये हैं कि इमरान खान साहब के कुछ अरकान उनसे नाराज़ हैं, तो क्या ये इस वजह से ओपन बैलेट का मुतालबा किया गया ताकि वो खरीद और फरोख्त जो अमल है, अभी एक वीडियो भी आई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की आई, तो क्या इस चीज़ को रोकने के लिए ये हुकूमत ने इकदाम किए? देखिए कैसी बात है बेटा, एक पहली बात तो ये है कि हम एक इस्लामी रियासत में रहते हैं, हमारा आज़ाद आइन है, और हम तमाम यहाँ पर इस्लामी उसूलों का नाम भी लेते हैं। और हमारी तकसीम का आलम यह है कि हम यहाँ पर अददी बरतरी चाहते हैं। देखिए हमारा जो हलफ है वो क्या है, हम जो ओथ लेते हैं पार्लियामेंट में वो क्या है कि हम स्टेट के साथ वफादारियाँ निभाएंगे और तमाम उन शिकों को पास करेंगे जो इस्लामी रवायात का दर्स देती हैं। तो फिर ये लड़ाई किस चीज़ की है? ये अगर हम यहाँ पर अगर वो दंगल हम देखते हैं जिसमें हर शख्स अपनी बर्तरी चाहता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमारे सोसाइटी को बंटवारा किया गया है और चंद लोगों के हाथ में वसाइल हैं, और उस बंटवारे से वो सिर्फ अपनी अददी बर्तरी के ऊपर अपनी मोनोपोली को कायम रखना चाहते हैं। अवाम के लिए यहाँ पर किसी को इतनी फिक्रमंद नहीं है, ना अवाम के लिए किसी को इतनी ख्वाहिश ये है कि अब जितना भी स्ट्रक्चर मैंने पहले भी आपको बताया कि है, तो ये सारा अगर हम आइन पढ़ के देख लें, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, अगर हम उसको उसकी तमाम की तमाम तशरीहात को पढ़ लें, उसकी इबारत को पढ़ लें, उसके मकसद को पढ़ लें, तो यह है कि यहाँ पर जो स्टेक होल्डर हैं, जो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, आइन क्या कहता है? सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। आइन अपने शहरियों को पुकारता है, उसके लिए तमाम शहरी मसावी हकूक़ रखते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें यहाँ पर नज़र नहीं आती। तो ये जो चंद अफराद के, अब मैं फिर ये कहूँगा, जो चंद अफराद अपने हाथ में ये ढंढोरा पीट रहे हैं, ये इनकी ज़ाती लड़ाई है। ये अपने सिर्फ वो जो इनके पीछे पसे पर्दा मकासद हैं, जो अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करना चाहते हैं, मुनाफा कमाना चाहते हैं, इस सियासत को बतौर तजारत इस्तेमाल करना चाहते हैं, अवाम के हकूक़ को पमाल करना चाहते हैं, रौंदना चाहते हैं। असल में ये लड़ाई
अल्लाह ताला उनको हदायत दे कि एक दिन यहाँ पर हर इंसान ने खाली हाथ ही जाना है। ये सब जानते हैं कि कफन की जेब नहीं होती। और देखें कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर बेशक तकसीम हो कि कोई महल में रहे, कोई झोंपड़ी में रहे, कोई पार्लियामेंट में रहे, कोई आम इंसान बन के रहे, कोई डॉक्टर हो या कोई स्वीपर हो, लेकिन जब अल्लाह की मिट्टी में जाते हैं तो एक ही मिट्टी में जाते हैं। ये इंसान को सोचना चाहिए कि अल्लाह का असल अदल ये है, बाकी तो अख्तियार की बात है। वहां तो इन्होंने अमाल लेके जाने और वही को इख्तियार की पता नहीं बात लग रहा कि अमाल किस तरह लेके जाने, क्योंकि नीयत ही नहीं है ना, नियतों के ऊपर है ना दारोमदार सारा। जी असल मैं इनके लिए इसलिए कहता हूँ कि ये अमानतन बनकर, ये अमीन बनकर आते हैं। देखें, जब मैं किसी का भी अमानत अपने पास रखता हूं तो फिर मैं उसमें अगर ख़यानत करता हूं तो यही तो मेरा इम्तिहान है। ये जब सियासत की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, यहाँ पर लोगों के हुकूक देने की बात करते हैं, यहाँ पर तमाम इंसानों को जो खल्के खुदा है उनकी महरूमियों को दूर करने की बात करते हैं। लेकिन वहाँ पर जब ये अमीन बनकर आते हैं, मैं इसलिए ये कोट कर रहा हूँ कि जो ख़यानत करते हैं उसमें, जो उसमें फिर उन उसूलों को नहीं अपनाते, वहां पर अपनी ज़ात को देखते हैं, अपनी हवस को देखते हैं, अपनी नफ्स को देखते हैं, ये वहां पर तो इम्तिहान है। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये जरूर सोच लेना चाहिए कि इंसान भले 50 साल, 60 साल, 70 साल किसी भी उम्र में चला जाए, लेकिन वो कब्र की इमारत है। सर अभी मैं इनसे एक और बात सर आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अभी ये एक जराये के मुताबिक एक न्यूज़ चल रही थी कि इमरान खान साहब ने भी, जो अभी आपने खूबसूरत बात की कि हल्फनामा जब ये लेते हैं, एक ओथ लेते हैं, तो ये किस तरीके से सफाकी से आगे आके वो झूठ बन जाता है इनका वो ओथ, यानी इन्हें ये सब कुछ भूल जाते हैं कि हम इक़्तिदार में आए हैं खिदमत के लिए, ना कि कमाने के लिए। तो इमरान खान साहब ने भी इस पे आवाज़ उठाई है। क्या आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब खुद अपने लिए एहतसाब अपने आप का कर रहे हैं, जिसने आपने पहले भी कहा कि हमें सोचना चाहिए हमने क्या किया और हम क्या करने वाले हैं या क्या कर रहे हैं? देखिए, इसको तो हम पॉलिटिकल सिनेरियो जो, वो भी एक सियासतदान है ना। जी बिल्कुल जी। अगर हम इसको पॉलिटिकल सिनेरियो में देखें तो उनके लिए इसलिए बात आती है कि अभी तक हमने उनके लिए किसी भी पार्टी ने करप्शन चार्ज नहीं लगाए, उनकी हुकूमत पे लगाए। सर उनके ऊपर तो सादिक और अमीन का टैग लगा ही क्यों है? पहले उन पे चार्जेस ये लगाए गए थे। वही मैंने बताया ना कि उनको हमने नहीं देखा कि इस ड्यूरेशन में उनके पास केपीके में भी हुकूमत रही है कि उन्होंने वहां पर कोई अपनी फैक्ट्रियों को लगाया हो, कोई सोसाइटियों में आए हों, कोई इन्वेस्टमेंट बनाई हो, या मनी लॉन्ड्रिंग करके किसी जगह पे अपनी जायदादें बनाई हो। मकसद ये है कि जितने भी अपोजिशन है वो उनकी हर तरह की किरदार कशी तो करती है, उनकी हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाती है, उनकी गुड गवर्नेंस के ऊपर भी बातचीत करती है, लेकिन उनकी ज़ात के ऊपर करप्शन के हवाले से कोई बात उनके पास भी नहीं है। ये ज़रूर है, ये उनके लिए एक अच्छा स्लोगन है किसी को सोसाइटी में कि ऐसा शख्स जो है, लेकिन वो क्या करें। बात तो ये है कि वो क्या कबीना तो उनकी नहीं है ना, कबीना आप ये देखिए ना, करप्शन से पाक कबीना नहीं है। मैं आपको बता दूं, देखिए जो लोग उनके साथ आए हैं वो पैसे लगाकर ही आए हैं, वो तरबियत से निकल कर नहीं आए। ऐसा ही है। अच्छा, वो करते भी क्या? इस सोसाइटी में तो सियासत इतनी महंगी है कि ये आम इंसान के बस की बात ही नहीं। यहाँ पर किसी किरदार और गुफ्तार और जितने भी इंसानी मामलात में जो बेहतरीन इंसान है उसको किसी जगह पे खड़ा कर लें, जो पैसे लगाएगा सियासत में वो जीत जाएगा। मकसद ये था कि उन्होंने कोशिश की है कि पहले सबसे पहले तमाम उन लोगों को ये दावत देने की कि आए इस सोसाइटी के लिए कुछ करें, इस सोसाइटी को बदलें, इसको इसकी आइडियोलॉजी के ऊपर लेके जाएं, जो हमारी इस्लामी आइडियोलॉजी रवायात हैं हम उनकी तरफ रिवर्स करें अगर हमने अपनी सोसाइटी को बदलना है। देखें, उन्होंने ये दावत दी, लेकिन जो पैसे यहाँ पर लगा के आए हैं तो वो तो इसी तरह लगा के आए हैं ना कि जैसे वो सबका रवायात है कि जब कोई नई पार्टी आती है वो पैसे लगाकर फिर मनसब की तरफ जाते हैं, फिर ओहदों की तरफ जाते हैं, फिर अपने मफादात की तरफ जाते हैं, फिर उनकी तरजीहात की तरफ जाते हैं। तो आज भी उनके दाएं बाएं ऐसे अफराद बैठे हुए हैं। यही वो वजह है कि कम से कम हम सबको, क्योंकि असल जो चीज़ वो ये है कि जिस सिस्टम की इमरान खान साहब 24 साल बात करते रहे हैं उस सिस्टम में इमरान खान साहब अवाम को डिलीवर नहीं कर सकते। उन्होंने इस सिस्टम को सरतानज़दा कहा है, इस सिस्टम को नाकस कहा है, इसको कहा है कि ये इंसानी इस्तेसाल करता आ रहा है। जिस सिस्टम को वो खुद चैलेंज करते रहे हैं बतौर अपोजिशन, इसके ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, अब मुझे बताएं कि उसी सिस्टम में बैठकर उसकी खरीदारी में वो अफराद जो कि उनकी पार्टी के अंदर मौजूद हैं वो कैसे बदलने देंगे। मकसद सिर्फ ये है कि, लेकिन ये जरूर आप कह सकते हैं कि आप जैसे अवाम को शौर दे रहे हैं, अवाम को बता रहे हैं, उनकी हुकूक की आगाही दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो सियासतदान है ये असल में हमारे हुकूक का नाम लेकर आते हैं। जब तक ये अवाम, जो खामोश अवाम घर में बैठी है, जिसका यहाँ पर अमली किरदार ये होना चाहिए कि ये अपने आइनी हुकूक के लिए
उसकी बालादस्ती के लिए जो हमें आईने दिए हैं, ये अपने हुक्मरानों के आगे बाहर निकलकर बात करें, आवाज़ बुलंद करें कि अगर आप आईनी मराद लेते हैं, प्रोटोकॉल लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, तो वो आइन हमें भी सम्राट देता है। आप ही ना लें, जब तक हमें नहीं देंगे तो फिर आइन की अमलदारी कैसी होगी? दूसरे लफ्जों में रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं निकलेंगे, कानून की पासदारी के लिए नहीं निकलेंगे। जब तक आइन की हुक्मरानी के लिए, यहाँ पर बातचीत के लिए अब खामोश अवाम से मुराद वो मिडिल क्लास तबका जो इसमें सिसक रहा है, जो इस निज़ाम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है, जो चाहता है कि ये सिस्टम को बदले लेकिन अपना अमली किरदार अदा नहीं कर पा रहा। ये अवाम को मैं ज़रूर आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से नाज़रीन को ये ज़रूर कहूँगा कि हुकूक आपके हैं, ये पाकिस्तान आपका है, ये रियासत आपकी है। जब तक आप खुद जैसे किसी घर के अंदर खुदा ना खास्ता किसी को चीज़ को चुराने के लिए आ, जब चोर को पकड़ कर उसको उसके लिए वावेला नहीं करते, ये भी आप जो आपके हुकूक के चोर हैं, जो डाका डाल रहे हैं, जो आपके इस्तेसाल कर रहे हैं, जो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की तरसील में रुकावट हैं, जो आइन आपको देता है, जो आइन पाकिस्तान ने आपके लिए रखे हैं, जब तक आप उसके लिए इज्तिमाई तौर पर आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तब तक ये सिस्टम कैसे बदलेगा? सर, जैसा कि आपको पता है वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत से पहले तब्दीली के नारे लग रहे थे, तो अब हाल ही में आपने देखा है कि मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपको नहीं लगता कि ओपन बैलेट करवाने की ये जो तब्दीली वज़ीर आज़म खान लाए हैं इमरान खान साहब, ये अपोजिशन पे भारी पड़ गई है? देखें, मैं एक फिर बेटा बात करूँ आपको कि ये अपोजिशन है, हुकूमत, ये एक ही पेज का हिस्सा है। अच्छा, बिलफर्ज हम ये समझ लें ओपन बैलेट पे ना भी हो और ओपन बैलेट पे भी हो जाए, इससे नीचे कौम को क्या मिलेगा? एक मजदूर को क्या मिलेगा? एक आम इंसान को क्या मिलेगा? एक जो रोजाना की, जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आए हैं, उन्होंने काफी जो है सियासत के पन्ने आवाम के सामने खोले हैं, जो कि हाँ ये कह सकते हैं कि उन्होंने बेनकाब तब्दीली लाए हैं। जाहिर बात है अवाम ने इस पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, जी उनको ये वैलिड लगता है जी, ठीक तो ये इस लिहाज से इनकी ये जो तब्दीली है वज़ीर आज़म इमरान खान की, उन्होंने मेन जगहों पे तब्दीलियां की भी हैं, अगर उन्होंने कहा था। कुछ उनके बस में नहीं था, जैसे कि आपको पता खजाना खाली था, इस वजह से जो है हमें नुकसान हुआ, मैशियत भी हमारी अभी स्टेबल हो रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ऑपोजिशन पे ये भारी पड़ गया। एक और मैंने क्वेश्चन करना था आपसे सर, ये वाला कि जब नया साल शुरू हुआ था वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, लगातार 2 हफ्ते बढ़ती रही। अब ये दूसरा महीना चल रहा है, जनवरी फरवरी, ठीक है ना, इसमें उन्होंने मनसूख कर दी असम्बली। इसकी वजह ये नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं या फिर ये जो इलेक्शन हो रहे हैं और ये ओपन बैलेट का सिलसिला चल रहा है, आपको क्या लगता है ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब जाके पेट्रोल की कीमत को क्यों उन्होंने असम्बली नामंजूर की? देखिए, मैं एक बात बताऊं, पहली बात तो ये आम पब्लिक का इलेक्शन नहीं है जी। ये जो ईवानों में अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, दुआओं में लोग याद करेंगे। वो तो एक अच्छी बात, जहाँ वो रिलीफ देने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं, वहाँ पर वो देते भी हैं जो उनके पास होते हैं। असल में हर जगह पर एक माफिया बैठा हुआ है, हर जगह पर उसकी ना कि अब का आका बैठा है, वो शुरू से कई दहाइयों से बैठा हुआ है। वो इतना मजबूत हो चुका है कि शायद रियासत, हम तो कई दफ़ा ये कहते भी हैं कि क्या वजह कि रियासत का कानून से बालातर है, क्या वो उनकी पकड़ में नहीं आ सकते? एक आम इंसान तो पकड़ में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि बराह रास्त ये इलेक्शन अगर आम इंतखाबात होते तो फिर तो इसके अवामी सतह पर तो उन्हें रिलीफ मिल गया, इसके लिए चलो उन्होंने बात कर ली। इसके लिए सेनेट का इलेक्शन है, वो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पेट्रोल की मनसूआत अच्छी बातें नहीं की गई, अवामी सतह पे नहीं की गई, लेकिन क्या ये सियासत करने की वजह से ऐसा किया जा रहा है ताकि अवाम का ध्यान इस टाइम सेनेट इलेक्शन पे भी है ना, उन्होंने तो देखना है ना कौन सी सीटें कौन ले रहे हैं, क्योंकि सारे तो अवाम के करदा काम कर रहे हैं ना, आगे सारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, तो वो क्या एक चीज ग्रो बनाना चाह रहे हैं, दायरा कार अपना बनाना चाह रहे हैं, जिससे उनका पता ना चले, कुछ ऐसा अंदर ही अंदर होगा जिसकी वजह से अवाम की नजर ना पड़े? अच्छा बेटा, इसलिए कि हमने अक्सर कभी अपने मैं कॉलम लिखता हूँ या कोई चीज़ें ऐसी है एनालिस्ट के तौर पर, एक हमारा अपना छोटा सा भी एक चैनल अपना बना हुआ है, तो उसमें सर्वे भी करते हैं। अगर हम आम रेडी बान को, रिक्शे वाले को, मज़दूर को, किसान को, या जो आम वर्कर को जो फील्ड में है, जो ऑफिस में है, अगर हम उनके साथ कभी इस तरह की बात कर ले तो वो कहते हैं कि हमें इस सिस्टम के ऊपर इत्मीनान ही नहीं है। उनकी नज़र सिर्फ अपनी पेट के ऊपर है, बच्चों की फ़ीस के ऊपर है, बिजली के बिल की तरफ है, अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस तरफ है, माँ की दवाई की तरफ है। इससे ज़्यादा इन जितने भी ये सियासी कल्चर ने उनको कुछ नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि अवाम इस बात को अंडरस्टैंड करके बैठे हुए हैं
कि भाई ये जो जितना भी ये खेल रचाया जा रहा है ये चंद शख्सियात का रचाया हुआ खेल है, यहाँ पर जो पैसे लगाएगा वो ही माल कमाएगा। अच्छा, एक बात जो आपने पहले जो मैं आपके सवाल किया जवाब देना चाह रहा था, देखें इमरान खान साहब ने तो और कुछ नहीं किया, लेकिन एक बात मैं आपको जो बड़े वसूख से कहता हूँ, आपने भी उसकी खुद कहा है अपने सवाल में, वो ये है कि इमरान खान ने जो 40 साल से यहाँ पर हुकूमतों में रहे हैं, ये जितनी भी अपोजिशन है ये किसी न किसी तरह से अगर आप देख लेंगे तो 40 साल में 4 दहाइयों से ये अपने इक़्तिदार में शराकतदार रही हैं किसी ना किसी तरह से। कोई किसी का लाई रहा है, कोई अपोजिशन में, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपोजिशन भी करते रहे, हुकूमत भी करते रहे, आज इकट्ठे हो गए। अच्छा, हुआ क्या है कि इमरान खान साहब ने और तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये कौम को बताने के लिए बता दिया कि ये अब इस सिस्टम को बेनकाब होता हुआ देख लें। इस सिस्टम में ये पैसा चलता आता रहा है, ये पैसे से जीत कर आते रहे हैं, ये पैसे से शोहरत पाते रहे हैं, ये पैसे से मुकाम पाते रहे हैं, मनसब पाते रहे हैं, अवाम के साथ खलवाड़ करते आ रहे हैं, झूठ बोलते आ रहे हैं, मक्कारी करते आ रहे हैं। इन हालात को अवाम को भी एनालिसिस करना चाहिए, देखना चाहिए कि आज अगर उनका चीफ एग्जेक्टिव खुद एक्सपोज कर रहा है, शायद उनकी जगह पे कोई और होता, किसी ने इससे पहले एक्सपोज किया था 40 सालों में। अगर हम देखें सर, वो तो इसे तौहीन समझते हैं ऑपोजिशन पार्टीज के, सियासत को बदनाम किया गया है, बदनाम ज़माना करने के पीछे इमरान खान साहब है, वो नहीं चाहते कि जमहूरियत चले, वो ये कहते हैं कि ये तो बादशाह बनना चाहता है। देखें यही तो अवाम निजाम के ऊपर चल रहा है ना, यही तो अवाम को सोचना चाहिए ना कि इसमें वो क्या बदनामी कर रहे हैं कि या पैसों का लेन देन नहीं होता रहा। सर, आगाही देना अच्छी बात है, मैं तो इसे पॉजिटिव उनका समझ। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं, आपने कभी भी इलेक्शन देखे होंगे, आपने ये नहीं देखा कभी हलकों में ये जब आते हैं तो उसको तो सबसे हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं, खाने भी खिलाते हैं, कीमे वाले नान, दूसरी बिरयानी भी, कंपेन, और उसके बाद हमें नजर भी नहीं आते। यानी कि पैसे लगाने के बाद वो एक चीज को खरीद कर आपसे लेकर वो जब जाते हैं, कि ऐसी भी देखा हमने कि शनाख्ती कार्ड ले लेते हैं, किसी को बिजली के बिल के अवस कह देते हैं, किसी को आटे का तोड़ा देकर तस्वीर उतरवा कर कहते हैं तुमने वोट मुझे देना है। इतनी तजलील करते हैं ये इंसानों की, कितनी तजलील करते हैं, रसवाई का सबब बनवाते हैं, अवाम को लाइनों पे खड़ा कराते हैं, उनको फिर खाने खिलाने के लिए यहाँ पर एक डे के लिए 200 बंदा मंगवा लेते हैं, उनको खाना की एक बुर्की तक नसीब नहीं होती। उसके बावजूद भी मैं ये समझूंगा कि ये कौम खामोश क्यों है। जी, बर्दाश्त बहुत है सर कौम में, सब्र भी बहुत है अभी तक। बेशक इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला का सब्र ही है। देखें ये वो कौम का सब्र है। आज मुझे बताएं, इस सिस्टम में कोई खुश है? इस सिस्टम के लिए इतनी बद्दुआएं हैं कि ये खुद भी नहीं चल पा रहा। ऑपोजिशन इसमें खुश नहीं, हुकूमत इसमें खुश नहीं, अदारों के सरबराह के पास जाएं तो वो भी खुश नहीं, अगर कोई सरमायादार है तो वो भी खुश नहीं। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम जो है ये मुर्दा सिस्टम है। अब ये इसको सिर्फ दफनाने की जरूरत है। इसकी बदबू है वो जो फैल रही है बड़ी देर से, बस इमरान खान ने उसका ना चेहरे से पर्दा हटाया है ताकि इसकी बदबू जो है सोसाइटी में जाए, उसका ताफन नजर आए, स्मेल हो, लोगों को सूंघने का मौका मिले कि ये कितना बदबूदार निज़ाम है। आप बात करें कि इमरान खान साहब ने ये निज़ाम सामने लेके आए, जो कि मैंने भी आपको कहा कि लेके आए हैं, लेकिन इमरान खान साहब जब खुद इक़्तिदार में आए उन्होंने खुद अपने बकौल उनके अल्फाज हैं कि मुझे नहीं पता था कि इतनी हद तक करप्शन है, और मैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इतना मैं इक़्तिदार में आया हूँ तो मुझे नहीं पता लग रहा कि मैं किस तरीके से यानी इक़्तिदार में रहते हुए हुकूमत चलाऊं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि तब्दीली का नाम ये नहीं है कोई एक स्विच करेंगे और तब्दीली आ जाएगी, जिस तरह कि हम सब जानते हैं कि रियासत मदीना का उनका तस्वुर है। तो सर ये सब वो अकेले तो नहीं कर सकते। देखें, पहली बात तो ये है कि आपने से ये कहा कि उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था। जी, ये यकीनन जब वो हुकूमत में आए तो तमाम जितने भी रियासती अदारे हैं जो यहाँ पर हिसाब किताब रखते हैं, जो ऑडिट करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स उन तक गई होंगी जो उससे पहले नहीं जा पा रही होंगी। ज़ाहिर अब वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, पख्तूनख्वा में वो थे तो सही नहीं, हुकूमत में वो सूबाई सतह पे थे। हाँ जी, सूबाई सतह पे थे। अंदाजा तो था ना, एक वो भी एक सूबे में कर रहे हैं हुकूमत। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब वो वफाकी सतह पे हैं तो तमाम एजेंसियां, वफाकी एजेंसियां उनके पास आई जो कि पूरे मुल्क के लिए काम करती हैं, जिनके पास पूरे मुल्क का हिसाब किताब है। इसका अंदाजा तो उनको हो गया। दूसरी बात आपने बेटा बात की है रियासत मदीना की। रियासत मदीना में अगर हम देखें तो हमारे प्यारे नबी जो खातमुल नबी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी इनकलाब की बुनियाद रखी। उसके बाद उस वक्त के जितने भी बेहतरीन जो तजारत करते थे, जो साहिब माल थे, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, वो तमाम अपना माल और दौलत उनके पास लेकर आ गए और बैतुल माल में जमा करवा दिया। आपने पूछा कि आपने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा है, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने अपने बच्चों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा है। ये है कमिटमेंट। यहाँ पर निज़ाम बदलते हैं कि उनकी दावत के बाद फिर नीचे वो टीम मिली जो वाकई ही अल्लाह की
तौहीद पर यकीन रखती थी, जो आपके कहने के मुताबिक अपने अमल को दुनिया में दिखाने के लिए आपके पास जमा हो गए, वो सहाबा किराम अजमाइन जितने भी थे हमारे पास। अगर इमरान खान साहब ने ऐसा कहा है तो हमने कोई ऐसा नमूना देखा है जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की पैरवी करने वाला हमें यहाँ पर सरमायादार मिला हो? सर देखिए, सरमायादार तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कुछ जगहों पे जितनी मेरी निगाह है उन्होंने इनिशिएट लिया। उन्होंने शेल्टर होम्स कायम किए, उन्होंने ये जो अभी हमारा मौसम गुजर रहा है सर्दी का, इसमें भी उन्होंने काफ़ी इकदाम किए। उन्होंने गरीबों के लिए एक इकदाम किया कि खाना वगैरह का मुफ्त उन्होंने इंतज़ाम किया, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ शुरू के अदवार में कामयाब रहा। जैसे जैसे इमरान खान साहब नई नई तजावीज़ और नई नई कमेटियाँ और जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो लेके आते गए, इन चीज़ों से नज़र हट गई। तो मैं ये कहना चाह रही कि इमरान खान साहब तो बैठे हैं अपने उस चेयर पे और वो जो जो कहते हैं वो करते हैं। इलेक्शन, अब उन्होंने एक कंप्लेन सेल भी बनाया हुआ है जहाँ पे आप उन्हें कह सकते हैं कि हमें ये कंप्लेन है, लेकिन अगर आगे से जिनको उन्होंने ये इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, अगर वही काम नहीं करेंगे तो इमरान खान साहब कैसे रियासत मदीना को लेके आ सकेंगे? देखिए, वो खुद भी समझते हैं कि इस सिस्टम में नहीं बनाया जा सकता। आपने भी कहा कि दयानतदार लोगों की जरूरत है, नहीं है दयानतदार उनके तो हम पास। सबको होना पड़ेगा, नहीं, ईमानदार भी होना पड़ेगा। कम से कम उनके जो पार्लियामेंट है, जो उनके साथ हैं, जो जी। इंसाफ का नाम लेते हैं, जी। जो जस्टिस की बात करते हैं, वो तो रोल मॉडल बने ना। जो नीचे हमारे इमरान खान साहब की दावत देते हैं उनके इंसाफ जस्टिस के वाले से, जो गलियों कूचों मोहल्लों में है, अगर वो ही हमें मयारी लोग नजर नहीं आएंगे तो हम कैसे बदलेंगे? हमें भी रोल मॉडल नजर आएगा तो फिर ही हम अपने आप को चेंज कर पाएंगे ना। उससे पहले तो शायद हम भी ना कर पाएँ। और दूसरी बात यह है कि सबसे जो अहम तरीन बात यह है कि जो आपने ये जितना भी कहा है, ये शेल्टर होम्स या जिसने भी, ये देखें, एक छोटी सी बात मैं बेटा आपके साथ करना चाहता हूँ। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आइन में मौजूद ही नहीं है। जी। आइन में जो मौजूद हैं वो नहीं हो पा रही। आइन में मौजूद है कि यहाँ पर मसावाना हकूक़ दें, हर शख्स को रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत के तमाम लवाजमात दें, तालीम मुफ्त दें और स्ट्रक्चर को बेहतरीन बनाएं। हाँ, ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब चीफ एग्जेक्टिव बनने के बाद भी फंडामेंटल राइट्स का जो सस्पेंड हुआ पैर है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सके। जी। ये सबसे बड़ी बात है। टीम नहीं करवा सकी। इमरान खान साहब ने तो तजावीज भी ली, उनको कहा भी कि कुछ करना है मुल्क के लिए, आवाम के लिए कुछ करना है, लेकिन क्या कर सके वो? टीम ही नहीं उनकी कोई काम कर पाई। टीम तो सारी यहाँ पर, मैं बिल्कुल माजरत के साथ हमारा तो ये कभी भी मकसद नहीं है हम किसी की दिल शिकनी करें या दिल आज़ारी करें, लेकिन जब खल्के खुदा के लिए बात करेंगे तो हम सिर्फ खैर की बात करेंगे। अगर यहाँ पर उनकी टीम के अंदर ये यकसुई आ जाए कि ये रियासत मदीना की बुनियाद रखनी है और हमने इखलाक किरदार से यहाँ पर दयानतदारी से लोगों को हुकूक डिलीवर करने हैं, तो फिर कौन रोक सकता है? मुझे बता। तो सिर्फ ये इमरान खान साहब की पार्टी की जिम्मेदारी, ऑपोजिशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, जो नाम लेते हैं वो तो करके दिखाए ना। सर, नाम तो लेते हैं लेकिन बाकी भी तो बोलते हैं ना, उनके नाम लेने पर भी, तो वो खुद क्या करें? चले, मैं कहता हूं कि आप एक बात की दावत दे रहे हैं, हम आपके साथ हैं, तो हम तो आपकी दावत के मुताबिक अपने आप को ढाल के दिखाएं ना। मकसद तो ये है ना कि हम अवाम को, आप कहते पहले खुद करो फिर दूसरे को कहो। देखें, अगर उनके साथ ऐसे जागीरदार हैं, ऐसे सरमायादार हैं जो जस्टिस का नाम, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ, अगर वो नाम लेते हैं तो उनको बुला लेना चाहिए अपने मज़ारों को। ये ज़मीनें लो भाई, ये अल्लाह का हुक्म है, आप ले लो। ये सरमायादार आए, वो कहें कि ये मैं आपके हुकूक के साथ खेलता रहा हूँ, मैं आपको तंदस्ती में रखता रहा हूँ, लिहाजा अल्लाह ने ये हुक्म दिया हुआ है, ये आपके मुआशी तौर पर हकूक थे, या मुझसे ले लो। ये एक रोल मॉडल है ना कि कम से कम वो लोग, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरमायादारों को इतना उनका ट्रस्ट होना चाहिए था इमरान खान साहब पे कि वाकई हमें इस तरह तबाह खाली से बचा सकते। तो ऑपोजिशन की भेड़-चाल का फिर हिस्सा कौन बनेगा अगर यूं ही सब कुछ होता रहा? ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी अभी है, कब्जा माफिया भी इतना है, तो किस तरीके से इमरान खान साहब इसको ओवरकम करेंगे? देखें बेटा, जब हमने देखिए कि जड़ें जो हैं, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग पार्टी की जानिब से भी है, उनकी भी जिम्मेदारी है और भी पार्टीज की जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ इक़्तिदार में आना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। देखें, मैं एक बात बताऊं, आप उनको भी कुछ तलकीन करते हैं, राय दें उनके लिए भी हमें। ये एक ऐसा खेल है आपकी तकसीम का जिसमें बैरूनी कुव्वतें शामिल हैं। वो कुव्वतें शामिल है जो इस्लाम को फैलता हुआ नहीं देखना चाहती, पाकिस्तान को मस्तकम नहीं देखना चाहती, और उनके एजेंट यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि नवाज शरीफ साहब और मोदी के आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। मैं कहता हूँ कि बहुत सारे, ये तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पर हैं जिन्होंने आपकी रवायात आपसे छीन ली हुई हैं। सबसे बड़ी बात ये, आपकी तकसीम देखें कहाँ कहाँ पर है।
आप पहले सुबाहियत में तकसीम है, अलाकियत में तकसीम है, मसलकों में तकसीम है। सबसे बड़ी जो आपकी तकसीम है वो है सियासी तकसीम। जी। सियासत इकाइयों को जोड़ने का नाम है। आपके जब फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, हम यहाँ पर इतनी ख़तरनाक तकसीम सियासी तकसीम में है कि पीपल्स पार्टी वाला नून लीग को अच्छा नहीं समझता, नून लीग वाला पीटीआई वाले को नहीं अच्छा समझता, पीटीआई वाला दोनों को अच्छा नहीं समझते। हम एक मोहल्ले में रहते हुए एक दूसरे के जानी दुश्मन है। हमें उन्होंने ऐसा उलझाया कि हमें कैसे कौम बन सकते हैं, ऐसा उलझा दिया, हम अपने ही एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। हमें यहाँ पर कौमी यकजहती के लिए, इस पाकिस्तान के लिए अपनी नफ़रतों को भूलना पड़ेगा। जब तक हम अपनी नफ़रतों को नहीं भूल पाएंगे तब तक हम उनके एजेंडों में रहेंगे जो हमें तकसीम करके रसवा करना चाहते हैं। देखिए हमारी तहजीब कहाँ नज़र आती है, हमारा कल्चर कहाँ नज़र आता है, हमारा इखलाक कहाँ पर है, अब देख लें। और हमारी खुराक तक उन्होंने हमसे छीन ली हुई है। मसलन ये इसके लिए हमारे जो सियासी अकाबरीन है, या तो उनको या फिर नीचे जो आप जैसे इंटेलेक्चुअल हैं, फिर उनको कौम को ये दावत देनी चाहिए कि खुदा के लिए ये तकसीम हमारे लिए सबसे बड़ा, ये जो नफ़रत का अलमिया है हमारे अंदर सबसे बड़ा नुकसान है। इससे सिर्फ दुश्मन को फ़ायदा है, दुश्मन खुश हो रहा है कि मैंने एक इस्लामी रियासत में इतनी सारे लोगों को तकसीम कर दिया कि अगर किसी टॉक शो में 4 लोगों को बुला लें तो 4 लोग ऐसे लगते हैं जैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन है। यानी कि पाकिस्तान एक है, हम सब कहते हैं, हम मुसलमान हैं, हम सब कहते हैं, तो फिर कहाँ आज़ादी राय का नाम दिया गया है ना, ये आज़ादी राय कहाँ है? मैं अब मुझे अल्लाह ताला ने, जुल्म के नीचे हम दबने वाले नहीं है, जबर तुम कितना भी कर लो। तो ये वो चीजें चल रही है कि वो कहते हैं तुमने जुल्म किया, तुमने जुल्म किया, तुम्हें अवाम को तुमने धोखा दिया। तो ये सब चीजें वो अपनी करप्शन को छुपाते हुए करें, जबकि जबर तो इस्लाम में वैसे भी नहीं है। तो सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारी सारी पार्टीज को कुछ इस तरह की तलकीन करें कि वो आपकी बात से मुत्तफिक हो जाएं कि हम पाकिस्तान को साथ लेके चलना चाहते हैं। देखिए असल में पहले तो बेटा आपने बात की जुल्म की। जुल्म ये है कि ताकत को इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। जी ऐसा ही और किया भी गया है। और इंसाफ ये है कि ताकत को इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाए, बस ये है। दूसरी बात ये है कि मेरे तमाम जितने भी सियासी पार्टियों के रहनुमा हैं, हमसे हमारे मोतबर हैं, पाकिस्तानी हैं, हमसे यही दरख्वास्त करते हैं हमें एक कर दें। हमें खुदा के लिए दुश्मन जो हमारा इज्तिमाई दुश्मन है, वो पंजाबी का दुश्मन नहीं, वो सिंधी का दुश्मन नहीं, बलोची का दुश्मन नहीं, वो केपीके का दुश्मन नहीं, वो पाकिस्तानियों का दुश्मन है। वो शिया का दुश्मन नहीं, वो सुन्नी का दुश्मन नहीं, वो देवबंदी का दुश्मन नहीं, बरेलवी का दुश्मन नहीं, वो मुसलमानों का दुश्मन है। खुदा के लिए जितने भी इस्लाम के ख़िलाफ़ इसको कुव्वतें मुत्तहिद हो रही हैं, हमें भी मुत्तहिद कर दीजिए, हमें भी एक कर दीजिए, हमें भी पाकिस्तानी बना दीजिए, सादा सा इंसान बना दीजिए। मुसलमानों के जो हमारे अकायद हैं हमें वो ट्रांसफ़र कर दीजिए। हमारी आइडियोलॉजी जो है खुदा के लिए हमें यकजहती की तरफ लेके जाएं, हमें नफ़रतों की तरफ ना लेके जाएं, हमें प्यार और मोहब्बत का दर्स दें जो हमारा असल विरसा है, जो इस्लाम हमें बताता है, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल नबीन हमारे लिए फरमा कर गए हैं। यहाँ पर लोगों के लिए अदल कीजिए, इसी का जवाब हमने अल्लाह को देना है। ये इख्तियार है जो अल्लाह ने हम सबको दिया है, जिसका उसने हमसे पूछना भी है, वादा भी है। हम बहैसियत मुसलमान इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं जिसे हम आखिरत कहते हैं, कि आखिरत वाले दिन हमने अपने तमाम अमाल नामा जो है अल्लाह के हजूर लेकर जाना है। तो ये छोटी सी ज़िंदगी के लिए हम अपनी अब्दी ज़िंदगी को ना ज़ाया करें। सर जिस तरह कि आपने कहा, अल्लाह करे ऐसा ही हो कि सियासतदान इस पे अमल पैदा करें। लेकिन इसी जगह अगर हम दूसरी जानिब देखें तो मरीम नवाज़ का बयान आता है कि मेरी सर्जरी हुई है, कोई पेशकश भी कर दे तो मैं बाहर नहीं जाऊँगी। अब मरीम नवाज से मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैडम आप ये बताएं आपके वालिद साहब को कैसे वापस लाया जाए? आप बाहर ना जाएं, बेशक हमारा मुल्क है, पाकिस्तान आपका भी है, आप यहीं रहें हमारे साथ। अपने वालिद साहब को भी वापस बुलाएं ताकि उनका एहतसाब हो सके। आप क्या कहेंगे सर, उनका एहतसाब कैसे मुमकिन होगा? अगर वो बाहर रहेंगे तो मुमकिन तो नहीं ना होगा। बेटा एहतसाब ना हो सके, इलाज तो हो सके। सर इलाज ही की तो बात है, अभी तक इलाज ही नहीं हो पा रहा। देखें कैसी उन्होंने यहाँ पर जो 40 साल से जो हुकूमत करते रहे हैं, ये कितना अलमिया है कि वो खुद अपने इलाज के लिए बाहर बैठे हुए हैं जी। और एहतसाब के लिए वो जब यहाँ पर एक आम इंसान को सजा देते हैं जो अपने पेट के लिए चोरी करता है, फिर उसका क्या जुर्म है जी? जो अपने बच्चों की क्या उसकी फीस के लिए, माँ की दवाई के लिए, जो छोटे छोटे जुर्म करते हैं, अगर उनको सजा मिलती है तो जो 3 मरतबा चीफ एग्जीक्यूटिव अगर उनके ऊपर एलिगेशन है तो क्या उनको अपनी अदालतों पे एतमाद नहीं? जी लास्ट क्वेश्चन पूछना है तो सर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, वो ये है कि कश्मीर का इशू हम सब जानते हैं, क्या अब
पाकिस्तान में कोई ऐसा सियासतदान नहीं या कोई ऐसा लीडर नहीं है जो सकूते ढाका जैसा कॉन्सेप्ट जो हुआ हमारे साथ, यानी हमसे बांग्लादेश अलहदा हो गया, कश्मीर यानी वो भी भारत ने साजिश की, वो भी हमारे साथ एक साजिश के तहत हुआ। तो कश्मीर के लिए सर क्या करना चाहिए कि अब इसको जो अलहदा बराए नाम तौर पे जो गैर कानूनी कब्जा कर चुका है भारत, इसको किस तरह हमें डिफीट करना है, मुकाबलाबाजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमने अमन का गहवारा पहना हुआ है और ये कब तक चलता रहेगा? देखिए जी, पहली बात तो ये सकूते ढाका का आपने जिक्र किया, वो चंद लोगों की अना की वजह से जी, ऐसा और हुआ। इसमें सारा ज्यादातर कंट्रीब्यूट किसका था सर? भारत का था। नहीं, वो उन्होंने तो हमारा दुश्मन है, कंट्रीब्यूट किया था जी। वो तो दुश्मन है हमारा। जी। उसने तो कहा कि मैंने मुफ्ती बानी बनाई है, हाँ उसने तो जी। बरमला कहा, जी। लेकिन ये चंद लोगों की अना की भेंट चढ़ गया, अगर बिल्कुल चंद ऐसे लोग ही। अगर चाहते वहां पर एक राह हमवार की जा सकती थी, जी। इस अमल को बचाया जा सकता था, लेकिन जी। उनकी अना ने इस बात को एक हमारे क्या कहते हैं वार कर दिया। जी, तो सर कश्मीर के लिए क्या है? कश्मीर के लिए किसकी अना है? कश्मीर के लिए मैं बेटा बड़ी ईमानदारी से बात कहूँ कि उन्होंने अपनी आज़ादी के चिराग को खुद जिंदा रखा हुआ है। बेशक ऐसा है। इसमें उनकी माओ बहनों बेटियों की अजमतों को सलाम है, उनके सपूतों को सलाम है, उनके नौजवानों को सलाम है, उनको कुर्बानियाँ देने वालों को, अपनी असमत पे खामोश रहने वालों, उनकी कुर्बानियाँ देने वालों बेटियों को, नौजवानों को, इसलिए कि उन्होंने अपने लहू से अपने आज़ादी के दिए को रोशन रखा हुआ है। देखें, उन्होंने 89 तक भारत की तमाम मकारी को देखा, आलमी बरादरी को देखा कि वो तमाम जितनी भी हम देखते आ रहे हैं कि 1951 में, 1957 में, 1949 में, फिर भारत का जो रवैया 1965 में था, 1972 में था, 1984 में था, कि वो देखते आए कि उन जितनी भी करारदादें थी उसके ऊपर अमलदारी नहीं हुई। फिर उन्होंने कोशिश की कि अब हम अपनी जदोजहद से अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे। और अब सिनेरियो पहले इशफाक वानी के से शुरू हुआ, अब बुरहान वानी के बाद अब सिनेरियो बदल चुका। दुनिया भी ये समझ चुकी है, ये दुनिया अब कितना भी कदफन लगा ले, कश्मीर का सूरज जो उसकी आज़ादी का है वो इंशाल्लाह वो तलू होकर रहेगा। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अगर आज एक हो जाते हैं तो फ़लस्तीन के मुसलमान हमारी तरफ देखते हैं, कश्मीर के मुसलमान अपनी हमारी तरफ, लेकिन जब वो हमें आपस में लड़ता हुआ देखते हैं फिर उनका दिल दुखता है। बिल्कुल ऐसा है। उनका दिल दुखता है। क्यों? कि यही तो आलमी एजेंडा है कि हम उनके लिए कुछ काम, हम आपस में बिटे हुए हैं तो उनके लिए क्या कर पाएंगे? हम अगर उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम अपनी तकसीम को ख़त्म करके दुश्मन को ये बता दें कि हम अब यहाँ पर एक सोच और एक कौम बनकर ख़ुवत की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया। बिल्कुल बानो, आपका भी शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।